बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुमा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मौसम की इस तब्दीली को आप इंजॉय करे होंगे क्योंकि अब पंखे बंद हो गए हैं बहुत सारे घरों में, लेकिन कुछ घरों में चल भी रहे हैं। एसीज़ तो काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से वीक टू वीक हो गया कि आपके एसीज़ भी बंद हैं, लेकिन वेदर के साथ साथ आवाज़ भी बदल रही है, कुछ गला भी बदल रहा है, तो ये हालात वाक़यात तो साथ साथ चलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल का मैच आपने देखा होगा जी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। जो आखिरी चंद ओवर थे वो तो देखने का एक्चुअली में मुझे बहुत मज़ा आया, दो कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, बट हाँ जब अब वर्ल्ड कप के मैचेस है, पाकिस्तान के मैचेस है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग में फेवरेट टीम थी। आई डोंट नो अबाउट नाउ, बट या कल का मैच जी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कल इंडिया ने जो बांग्लादेश को हराया तो हराया, लेकिन जितने इंटरेस्टिंग तरीके से हराया, जिसमें चौकों छक्कों की बरसात हुई और 7 विकेटों से शिकस्त दी जी भारत ने बांग्लादेश को। जो 4 टीम्स अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं उनमें इसका शुमार होता है। विराट कोहली जनाब शानदार सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, और जिस तरह से उनकी सेंचुरी बनी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सीन था, जिसमें केएल राहुल के साथ वो पार्टनरशिप पे थे और वहाँ पर उनको सिंगल रन ही नहीं, तो केएल राहुल ने उनको बाकायदा तौर पे इशारा करके कहा कि वी वोंट टेक सिंगल्स, हम आपकी सेंचुरी को कंप्लीट करेंगे। और मुझे ये जेस्चर भी बड़ा अच्छा लगा, दो कि हर कोई प्लेयर अपने लिए खेलना चाहता है, बट ये बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने विदाउट एनी सिंगल्स, दो कि उनके भी 50 हो सकते थे इस पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन विराट ने अपनी जो सेंचुरी है वो भी कंप्लीट की और शानदार छक्के के साथ इस मैच को इख्तिताम किया, इसका इख्तिताम किया। तो कल का मैच जी इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा खेला, बांग्लादेश ने भी कुछ कम अच्छा नहीं खेला क्योंकि स्टार्टिंग में इंडियन टीम खासी डगमगा रही थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, और रोहित शर्मा ने भी अपनी जो मीडिया टॉक है, जो मैच के बाद इनफैक्ट टॉक की, उसमें कहा कि स्टार्टिंग में हम थोड़ी मुश्किल का शिकार हुए, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारे प्लेयर्स ने उसको संभाला और बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और कल का मैच जनाब इंडिया ने जीत लिया। अब आज जो मैच है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, और वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से हारने के बाद जो पाकिस्तान है ना, अपना गुस्सा वो निकालेगा आज ऑस्ट्रेलियंस पर, और पाकिस्तान ने शानदार किस्म की तैयारी कर ली है जी, फतह के ट्रैक पर वापसी का आज़म लिया। आज ऑस्ट्रेलिया से अहम मुकाबला होगा बेंगलोर में। आज पहली बार वर्ल्ड कप जो है वो मैच की किसी भी मैच की वर्ल्ड कप के मेज़बानी करेगा। इस स्टेडियम का नाम बड़ा मुश्किल है, अभी प्रोड्यूसर साहब ने को दो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जी, अब ये मुझे नहीं पता क्या सही प्रोनाउंस करेंगे या नहीं, लेकिन ये वो स्टेडियम है जो पहली बार किसी वर्ल्ड कप मैच की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आमने सामने होंगे। दोनों के लिए कल भी इनफैक्ट हमने बात की कि ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त प्रेशर में है और पाकिस्तान को भी प्रेशर है, दो कि हम इंडिया से हारे हैं, लेकिन बाबर आजम कहते हैं कि जी हम बड़े होपफुल हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो नेट प्रैक्टिस या जो ट्रेनिंग हम करते हैं वही प्लेयर्स ने जाके ग्राउंड में करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने प्लेयर से कहा। खिलाड़ियों से उन्होंने जब बातचीत की, साथ साथ बाबर आजम ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है और मुझे आप पर भी 100% यकीन है कि आप लोग मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कप्तान ने जी खिलाड़ियों के दिए पैगाम में कहा कि आप लोग यकीन रखें, मुझे आप पे 100% यकीन है। फ़खर जमान के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में। सलमान अली आगा भी कुछ बुखार में मुब्तला है, इसके अलावा जो घुटने की इंजरी है उसकी वजह से फ़खर जमान नहीं स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तवक्को की जा रही है कि आइंदा हफ्ते तक फ़खर जमान फिट हो जाएंगे। इसके अलावा जो सलमान अली आगा है उनकी भी रिकवरी हो रही है। आज का मैच कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, और कल के मैच के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बड़ा अच्छा मैच था, इस पे हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्बास रज़ा साहब मौजूद होंगे, उसके साथ साथ इरशाद महमूद साहब होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको हम दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्बास रज़ा, आपका भी, और इरशाद महमूद भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अब्बास भाई आपकी इजाज़त से इरशाद साहब से ज़रा हम आगाज़ करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से। कल का मैच जी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जो आखिरी चंद ओवर्स थे जिसमें जहां विराट कोहली की सेंचुरी भी कंप्लीट होनी थी और इंडिया ने मैच भी जीतना था और बांग्लादेश वाइड बॉल्स करा रहा था, कितनी इंटरेस्टिंग लगी इरशाद साहब आपको ये इनिंग्स?
मतलब पहले तो ये कि आपने भी बड़ा अच्छा समअप किया कल के मैच को, बहुत अच्छी तरह से, और वाकई ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और आई थिंक राहुल की एक बहुत बड़ा दिल उन्होंने दिखाया। ऐसे मौकों पे बैट्समैन को वाकई अपने ही माइलस्टोन की फिक्र होती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बड़े मैग्नानिमसली उनको किया कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें। और उसमें विराट की भी अपनी बैटिंग मास्टरी नजर आती है कि जिस वक्त वो आए थे ग्राउंड में, उस वक्त बड़े थोड़े अरसे में उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की, और उनकी डोमिनेशन जो थी बांग्लादेश बॉलर्स की वो देखने के लायक थी। तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव टैक्टिक्स थी बांग्लादेश बॉलर्स की आखिर में, मैंने भी नोटिस किया, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल रिजल्ट एट द एंड वही वन साइडेड रिजल्ट था। और मैं समझता हूँ कि जो होम ग्राउंड को, जो होम टीम को जो एडवांटेज हासिल होता है, वही इंडिया इस वक्त डिस्प्ले कर रहा है। ये दुनिया भर में रहा है, जहां जहां भी जो होस्ट होते हैं, जो होम टीम होती है, उसको जाहिर अपने ग्राउंड्स का पता होता है, अपनी कंडीशंस का पता होता है। तो उस हिसाब से इंडिया डोमिनेट कर रहा है और अभी तक अनबीटन है। नो डाउट। आज भी जिस तरह इरशाद साहब ने कहा कि होम ग्राउंड का एज तो होता है, और इंडिया के पास ये एज है, और अब तक इंडिया ने प्रूव भी किया है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। कल के मैच पे आपका कॉमेंट? कल के मैच में पाकिस्तान के लिए लर्निंग है, इंडिया के लिए फतह थी, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ज्यादातर मैचेस दरमियानी ओवर्स में जीत रहा है, क्योंकि कल भी आपने देखा कि बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट ले लिया था, ओपनिंग का स्टार्ट अच्छा था, उसके बाद बेहतर रन्स बनने रहे थे, अच्छी एवरेज से रन्स बन रहे थे, अच्छी रन स्ट्राइक रेट से रन्स बन रहे थे। लेकिन जब स्पिनर्स मुतारफ हुए हैं, जडेजा और कुलदीप यादव, तो उन्होंने सारी सूरत हाल ही तब्दील करके रख दी। तो मिडल ओवर्स में टीमें जो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही हैं, विकेटें ज़्यादा गंवाती हैं तब हारती हैं, रन ज़्यादा देती हैं तब हारती हैं। अब पाकिस्तान का भी मसला इसी तरह का है कि ऊपर से शाहीन और को नसीम शाह का साथ हासिल नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दबाव का शिकार हैं। शाहीन शाह अपनी असल जो सलाहियतों के जौहर जो है वो नहीं दिखा पा रहे। बिल्कुल। उसकी वजह से फिर हारिस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, क्योंकि टॉप से शाहीन विकेटें लेते थे तो हारिस जो है वो उसके बाद शेयर हो जाते थे। बिल्कुल। अब हारिस भी मार खा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अब उसके बाद एक जो मिडल ओवर्स में आता है, जो इंडिया में खास तौर पे जिसकी जरूरत होती है, और जो इंडियन टीम बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर रही है जहाँ पे, वो है मिडल ओवर्स में परफॉर्मेंस। अब मिडल ओवर्स में पाकिस्तान के पास शादाब और नवाज जो हैं, वो दोनों की परफॉर्मेंस अब तो उसामा मीर को शामिल किया। अब उसामा मीर को शामिल करने की तजवीज जेरे गौर है। ये तो फैसला भी होगा, ये ऐलान नहीं किया। अच्छी बात यह है कि वो फिट हो गए, बुखार जो है उनका उतर चुका है, और वो उनको भी बुखार हुआ था, लेकिन अभी फैसला होना है। ओके। जी, और इम्कान यही है कि उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो बहरहाल चेंज के लिए बेहतर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उसामा मीर को नहीं खेला हुआ, तो एक सरप्राइज पैकेज पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। वैसे भी अगर शादाब बार बार नाकाम हो रहे हैं तो एक तजर्बा करने में हर्ज क्या है। पैकेज की जहां आपने बात की रिशाद साहब, आपको लगता है उसामा मीर ऑस्ट्रेलियंस के लिए या आगे आने वाली टीम्स में अगर उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है, शादाब खान की जगह उनको शामिल किया जाता है, तो क्या सरप्राइज पैकेज के तौर पे, चूंकि ऑब्वियसली हम स्पिनर्स को लैक कर रहे हैं और हमारी बॉलिंग लाइन जैसे अब्बास भाई सेट के ना उस तरह से शाहीन अपनी फॉर्म में फिलहाल नजर आ रहे हैं, ना हारिस नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उसामा मीर की जो प्रेजेंस है उससे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, मैं समझता हूँ जरूर फर्क पड़ेगा, और इसमें यदि कोई दो राय नहीं है, 100% आज उसामा मीर को खेलना चाहिए। नवाज की और शादाब की परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, और हम ऑस्ट्रेलिया को स्पिन बॉलिंग से ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं, उनके बैट्समैन को। फास्ट बॉलिंग का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खातिर में नहीं लाता है, तो वो एक थ्रेट स्पिन ही है हमारी, और उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि इसमें सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं उसामा मीर। डेफिनेटली आज उनका यानी 100% उनको खिलाना चाहिए, अगर नहीं खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ एक ब्लंडर होगा, ये सही ब्लंडर होगा। अच्छा, चेन्नई स्टेडियम में ऑब्वियसली ये पहली दफा कोई जो वर्ल्ड कप का मैच है ये होस्ट करने जा रहा है। स्टेडियम के हवाले से, चूंकि आप लोग बहुत सहाफी उस तरह के हैं जिन्होंने इतने सारे क्रिकेटिंग इवेंट्स को कवर किया है, दो कि IPL के मैचेस यहाँ पे होते रहते हैं, आप क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरह का ग्राउंड है यहाँ पर? जी हाँ, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, और इसमें जो अब तक जो रीडिंग है और अब तक कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो मैंने सुनी है, वो ये कि बैटिंग के लिए साजगार है,
और उसके अलावा कि बाउंड्रीज इसकी छोटी हैं, जो कल के मैच में भी नजर आया बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्रीज छोटी बाउंड्रीज हैं, तो बैट्समैन को एडवांटेज है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स जो हैं वो चेज करते वक्त ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए और पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत जाते हैं। तो बस भी आप अग्री करते हैं रिशाद साहब से? जी बिल्कुल, यहाँ पे पहली इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 303 है इस पिच पर, और पहले बैटिंग करने वाली टीमें जो है उनको ये है कि चेज करने वाली टीम जो है उसको थोड़ा सा एज होता है कि उसके पास एक टारगेट होता है, बाउंड्रीज छोटी हैं तो वो उसके हिसाब से अपना जो मिडल आर्डर है उसको एडजस्ट कर सकता है। टीमें इस तरह के छोटे ग्राउंड्स पे बाज़ औक़ात अपना बैटिंग आर्डर जो है उसको भी तब्दील कर लेती हैं कि किसी पिंच हिटर को, किसी पावर हिटर को ऊपर ले आएं। सही। तो इस तरह की ऑप्शन आपको सेकंड में बैटिंग करते हुए मिलती है। बाकी यहाँ पे 329 रन का जो हदफ है वो 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने चेज कर लिया था, तो उसलिए ये इतना कि जितना बड़ा भी स्कोर कर लेंगे तो वो महफूज ख्याल नहीं किया जाएगा अनटिल के बॉलर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अपनी लाइन लेंथ जो है उसको मेंटेन रखें और उसको सेट प्लान के मुताबिक बॉलिंग करें। और फील्डर्स जो हैं बहुत कम मौके इसलिए निकलते हैं कि बाउंड्रीज छोटी हैं, तो अब फील्डर्स की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि जो मौका मिलता है उसको ज़ाया ना करें, ग्रैब करें। और सिंगल डबल के साथ बाउंड्री पे एक छोटी सी गलती जो है उससे 4 होता है, तो फिर जो बाउंड्रीज वाले फील्डर्स हैं उन पे भी प्रेशर ज़्यादा होता है कि वो डाइव्स ज़्यादा मारनी पड़ेंगी और गेंद तक पहुंचना पड़ेगा, खुद चल के गेंद तक पहुंचना पड़ेगा ताकि जो डबल है उसकी सिंगल बने। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो करेंगे तो माइंड में रखेंगे। अच्छा, अभी आपने पहले बैटिंग की बात की, तो अहमदाबाद में जो पाकिस्तानी टीम टॉस जीती थी, टॉस हार गई थी इनफैक्ट, तो बैटिंग की थी और नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दी थी, जबकि अहमदाबाद में ही दूसरे मैच में बाबर आजम ने टॉस हारा था और फील्डिंग की दावत मिली थी, जबकि श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया था। अहमदाबाद में मुसलसल तीसरी बार जो पाकिस्तानी कैप्टन थे वो टॉस हारे थे और बैटिंग की दावत मिली थी, जबकि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। चेन्नई में जी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया, 199 रन पर आउट हो गई थी और 6 विकेटों से शिकस्त खाई थी। इसी तरह राहुल इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। लखनऊ में ऑस्ट्रेलियाई जो कैप्टन है उन्होंने एक बार फिर टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, जबकि साउथ अफ्रीका के 3-11 के जवाब में पूरी टीम 177 रन पर हिम्मत हार गई थी। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो हमने थोड़े बहुत शेयर किए। अच्छा, दूसरी जानिब रिशाद साहब, कल बाबर आजम ने कहा है कि जिस तरह से आप नेट प्रैक्टिस करते हैं या अपनी ट्रेनिंग करते हैं उसी तरह से खेलना है, ग्राउंड में जाके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस हवाले से इस कमेंट का जो कैप्टन ने दिया है क्या समझते हैं कि इज ही राइट अबाउट इट? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज तो डे 1 से बाबर को देना चाहिए था और टीम को पता भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें लक फेवर्स द ब्रेव जो एक मशहूर मुहावरा है, तो उसमें जो जितनी बहादुरी से, जितने कॉन्फिडेंस से आप खेलेंगे उतना ही पाकिस्तान का ज्यादा चांस है। अगर इंडिया की डिफीट को जहन में रखते रहेंगे या उसकी वजह से बॉक डाउन होंगे तो वो फिर पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहादुरी से एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से जाना चाहिए। और इसमें यह कि देखिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जनरली अगर ओडीआईज देखे जाएं तो उसमें काफी फर्क है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा जीते हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में बड़ा क्लोज मुकाबला है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 6 जीते हैं, पाकिस्तान ने 4 जीते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देते रही वर्ल्ड कप में और आई एम श्योर कि आज भी जरूर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमने आईपीएल की बात करे थे तो मैक्सवेल भी आईपीएल में चेन्नई की टीम से ही खेलते रहे हैं और इसी स्टेडियम के अंदर उन्होंने बड़े चौके छिक्के लगाए हैं, तो उनके लिए तो ये एक तरह का होम ग्राउंड ही है जिसमें वो खेलने जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं रिशाद साहब मैक्सवेल भी इस मैच में आज के? जी अच्छा अरमा, एक बात तो ये कि आप थोड़ा सा चेन्नई को और चेन्ना स्वामी को सॉरी चेन्ना स्वामी, हाँ बिल्कुल, मैं स्टेडियम का नाम मिक्स कर रही हूँ, सॉरी। हाँ जी हाँ, ये बेंगलोर स्टेडियम, जी हाँ बेंगलोर का शहर है और यहाँ पे लेकिन मैक्सवेल डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं और वो किसी भी यानी वो बॉलिंग में या बैटिंग में बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट लाते हैं और उनकी फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त है। तो डेफिनेटली आई थिंक मैक्सवेल से बड़ा फर्क पड़ेगा और वो ही कैन बी अ सरप्राइज पैकेट। पाकिस्तान मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज। तो
चाहिए। जैसे एक बात मैं छोटी सी जल्दी से कह दूं कि क्राउड के लिए कि जी। बेंगलोर जो है वो आईटी हब है इंडिया का, अच्छा। टेक्नोलॉजी का ये हब है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेसी परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 94% तक है। तो यहाँ की हमें उम्मीद यह है कि यहाँ का क्राउड बहुत एक स्पोर्टिंग और एक पढ़े लिखे crowd की अहमदाबाद की तरह नहीं होगा जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को ट्रीट किया था। तो वास्तव में ये जिस तरह से रिशाद साहब कह रहे हैं कि बैंगलोर के अंदर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईटी उनका हब है ये बैंगलोर, जिसमें हम आज मैच होने जा रहा है, तो यहाँ पर जो क्राउड कंपैरेटिवली वो पढ़ा लिखा है, थोड़ा तमीज़दार। आपको लगता है कि ग्राउंड में भी वो उसी तमीज़ का मुजाहरा करेंगे, ना कि अहमदाबाद जैसे? बिल्कुल, क्योंकि ये मैच एक तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ नहीं हो रहा, तो मेज़बान क्राउड जो है वो दोनों के लिए बराबर है। दूसरी बात यह कि लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। कल जो इतलात हमें वहाँ से मिली हैं, कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई थी जो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका यही कहना था कि कल 1-2-3 दिन से लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं और लोग जो हैं लाइनों में लग के टिकट्स खरीद रहे हैं, और बड़े हैरानकुन है कि मेज़बान टीम का मैच नहीं है, इसके बावजूद लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, कुछ पाकिस्तान को भी करेंगे। इस नो डाउट के पाकिस्तानी के सपोर्टर्स कम होंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल की वजह से वहाँ पे बड़ा खेलते हैं। और ये जो बेंगलोर की में चन्ना स्वामी का स्टेडियम है, इसमें भी जो मैचेस हुए हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया खेल चुके हैं और विन कंडीशंस का अच्छा तजर्बा रखते हैं। एक और है जो ऑस्ट्रेलिया को ये है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी यहाँ पे खेल चुकी है और अच्छे बड़े स्कोर कर चुकी है। अच्छा, तो और पाकिस्तान एक तरह से होम ग्राउंड ही है उनका भी। पाकिस्तान के लिए स्मिथ और मैक्सवेल और पैट कमिंस, काफी क्रिकेटर्स उनके जो है वो इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, काफी मैचेस खेले हैं, यानी नेशनल टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं, आईपीएल के मैचेस भी खेल चुके हैं। पाकिस्तान के लिए ये फर्स्ट एवर तजर्बा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स पहली बार इस छोटे ग्राउंड का जो है वो मजा लेंगे और इसका फायदा किस तरह से उठाते हैं ये अब देखने आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद थे बैंगलोर में। जी, आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और चूंकि अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उस ग्राउंड से खासी फेमिलियर भी है, बहुत सारा अच्छे यहाँ पे चौके छिक्के भी मार चुकी है। पाकिस्तानी टीम के लिए पहला तजर्बा है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से अवेल करेंगे। वी आर रियली होपफुल एंड अल्लाह करे पाकिस्तानी मैच जीते। 1:30 बजे आज मैच है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि क्या माहिरीन नफ्सियात चेहरे से अंदरूनी कैफियत जान सकते हैं। इस हवाले से क्या बता रहे हैं, देखते हैं आज के सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। आज बात करेंगे एक अहम मौजू पर, और मौजू ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो चेहरा देखकर पूरी शख्सियत जो है उसको जान जाते हैं, या माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो आपका शक्ल देखकर ये जान जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसको अगर थोड़ा सा और ब्रॉडर कर लें तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स हैं वो जब वो घबराहट का शिकार होते हैं या किसी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, तो वो जो दूसरे लोग हैं ऑब्जर्वर, वो मुकम्मल तौर पर उन फीलिंग से या उन एहसासात से आगाह हो जाते हैं। इसको कहते हैं द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या है और हमारी ज़िंदगी में इसका अमल दखल क्या है और कहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और बहुत सारे मसाइल की वजह बनती है। स्पेशली जब हम कहीं तकरीर करने जाते हैं, किसी भी जगह पे हमें पब्लिक के सामने बोलना होता है, या इम्तिहान हो सकता है किसी जगह पे, बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू हो सकता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। सबसे पहले तो उसका जवाब दे दूँ कि ऐसा कतई नहीं होता। पर्सनैलिटी जो है वो इंतहाई कम्प्लेक्स चीज़ है, उसकी पर्सनैलिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं और इस पर बहुत सारे मुबाहिस हैं। ऐसा कोई दुनिया में मैकेनिज़्म एग्जिस्ट नहीं करता जो आपका चेहरा देख के तो सब कुछ आपके हवाले से जान जाए। माहिरीन नफ्सियात जो हैं ये साइकोलॉजी की जो फील्ड है, इसके अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट आपको इस तरह का दावा करता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता जो सूडो साइंस है या ये जो वो लोग होते हैं जिनका नफ्सियात से या साइंस से ताल्लुक़ नहीं होता, वो इस तरह के दावे करते हुए आपको ज़रूर मिलेंगे। साइंस ऐसा कोई दावा नहीं करती कि वो आपकी शक्ल देखकर आपकी तमाम एहसासात से और फीलिंग से और आपकी जो नीयतें हैं उनको भांप जाए, इस तरह नहीं होता। और बुनियादी तौर पे जब भी आपको एंग्जाइटी होती है तो एग्जैक्टली उस टाइम पे वो एंग्जाइटी जो है वो
ज़्यादा होना इस हवाले से शुरू हो जाती है क्योंकि आपको ऐसे लगता है जैसे आपको जितने भी जज करने वाले हैं, ना सिर्फ वो कि जज कर रहे हैं बल्कि वो बड़ा दुरुस्त जज कर रहे हैं। वो अगर 10% जज कर रहे हैं या 10% जज करने की सलाहियत रखते हैं तो आप उसको 100 समझ रहे हैं, और वो जो 100 समझ रहे हैं ऑफ कोर्स वो गलत समझ रहे हैं, 90% आप उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो 90% आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं, वो उस एग्जाइटी को भी इतना ही ज़्यादा पैदा कर रहा है और उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके लिए स्ट्रेस या ज़हनी दबाव का बायस बन रहा है। इसी द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बहुत सारे ताल्लुक जो है वो बिज़नेस एंड मार्केटिंग से है और मार्केटिंग की फील्ड से बहुत ज़्यादा है। मार्केटिंग की फील्ड के हवाले से इसको इस्तेमाल करते हुए आपको बाकायदा अहमक बनाया जा सकता है और आप अहमक बन सकते हैं। इस वजह से हमाकत की नफ्सियात का मकसद ही ये है कि आपको इन हमाकतों से बचाया जाए। हमारे बहुत सारे फैसले जो हैं वो गैर अकली होते हैं, तअस्सुबात पर होते हैं, तअस्सुबात पर मबनी होते हैं, और ये जो गैर अकली फैसले हैं इनसे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनसे बचने के लिए पहली सतह पर इनको पहचानना ज़रूरी है। डिल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है इसका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक द स्पॉटलाइट इफेक्ट के साथ भी है। इस पर पहले बात हो चुकी है। स्पॉटलाइट इफेक्ट जिसमें एक फ़र्द ये समझता है कि उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट है, यानी तवज्जो का वो मरकज़ है और एवरीबडी इज़ वाचिंग और ऑब्जर्विंग। जो उस महफिल में है उसको हर बंदा जज कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम है स्पॉटलाइट इफेक्ट का, गो के कोई इस तरह नहीं कर रहा, तो स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से आपको मालूम है कि हम लिबास के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, स्पेशली अगर कोई शादी आने वाली है और हम ये समझते हैं कि हमारे लिबास को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया जाएगा। इस हद तक नहीं किया जाता जिस हद तक हम समझ रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो फैसला है वो जो बहुत ज़्यादा समझ है, जो कि गलत समझ है, वो हमारे फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अहमकाना फैसले कर रहे होते हैं। तो स्पॉटलाइट इफेक्ट जो है इसका भी ताल्लुक इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ एक बनता है और बाईस्टैंडर इफेक्ट जो है उसके साथ बनता है। बाईस्टैंडर इफेक्ट पे भी बात हो चुकी है कि जिसमें एक हजूम जो है, एक बंदा है, विक्टिम है, कोई मोटरसाइकिल से गिरा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो वो हजूम खड़ा हुआ है, तमाशा देख रहा है, तो वो हजूम जो है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफ्यूज़ हो गई है। हर कोई ये समझ रहा है कि कोई और आगे कदम उठाएगा, कोई और कदम आगे उठाएगा, हर कोई ये समझ रहा है, और इस जिसकी वजह से आप वो जिम्मेदारी फील नहीं कर पा रहे जो अगर आप अकेले होते तो वो करते। तो कहा ही जाता है कि द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में या दूसरे आपके बारे में एक जजमेंट कर रहे हैं कि वो आगे जाएगा और वो उस विक्टिम को या उस मुतासिर को बचा सकता है। सो साइकोलॉजी जो है वो बहुत एक पेचीदा सा मामला है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वापस मिक्स हो रही होती हैं। जिस तरीके से आज हमने बात इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी की, लेकिन इसका एक ताल्लुक जो है वो बाईस्टैंडर इफेक्ट के साथ भी है और इसका एक ताल्लुक जो है वो स्पॉटलाइट इफेक्ट के साथ भी है। और इन तअस्सुबात को पहचानिए और स्पेशली इस बात को पहचानिए कि जो कुछ आप समझ रहे होते हैं वो कत्तन हतमी नहीं होता, वो कत्तन अकली नहीं हो सकता 100%, और वो जो 100% गैर अकली का मटीरियल है या मैटर है वो आपसे गलत फैसले करवाता है। इन गलत फैसलों से बचने के लिए देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बात करेंगे कुछ फ़लस्तीन और इजराइल में जारी जंग के हवाले से जो 14वें रोज़ में दाखिल हो गई है। इजराइल की बमबारी से 4000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जब तक 14000 से ज़ायद जख्मी और लाखों अफराद बेघर हैं। गजा की पट्टी दुनिया के सबसे बड़ी जेल का मंजर पेश करी है और खुले आसमान तले इजरायली सफाकियत का शिकार मजलूम दुहाइयाँ देते आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इंसानियत सो सलूक हो रहा है। ताकत के नशे में जी धुत इजराइल कभी अस्पतालों पर बमबारी करता है, कभी स्कूलों को निशाना बनाता है और कभी रिफाई मराकज़ हिट लिस्ट पर रखता है। यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि इंसानियत का प्रचार करने वाली जो तंजीमें हैं और इंसानी हकूक़ की बात करने वाले जो ममालिक हैं वो कहाँ हैं? क्यों इन मजलूम फ़लस्तीनियों की आओ बका नहीं सुन पा रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो चुप साधने पर मजबूर हैं? तमाम तर जुल्म जो फ़लस्तीनियों के ऊपर किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, क्यों कोई इसका लाए अमल नहीं पेश किया जा रहा? सिर्फ बातों की हद तक क्यों महदूद है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि दीगर जो ममालिक हैं उनके स्टैंड पे भी बात करें। जबकि सऊदी जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने खबरदार
इजहार किया है कि फ़लस्तीन और इजराइल की जो कशीदगी है इसके बायस मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर का जो अमन है वो भी तबाह हो सकता है। जबकि जो तुर्क सदर है रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने भी इजराइल फ़लस्तीन कशीदगी में मगरब जो कि वेस्टर्न ममालिक हैं या आलमी ताकतें जिनकी हम बात करें, इस आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं करा, उन्होंने ऐसा कहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जी सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में यही कहेंगे कि नाकाम नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो अमरीकी सदर हैं उनके बाद बरतानी वज़ीर आज़म भी इसराइल पहुँचे हैं और बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक साहब ने इजरायली सदर से मुलाकात की और इसराइल के साथ मुकम्मल जो उसका साथ है उसकी उनको यकीन दहानी कराई है। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुर्रहमान मतर साहब हमारे साथ मौजूद है। इज़ अ जर्नलिस्ट, बड़े नोन जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और आपको तमाम तर सूरत हाल इस वक्त आगाह भी है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर और इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो नियर फ्यूचर में तो हमें बंद होती नज़र नहीं आ रही हैं? जी बिल्कुल, बमबारी अभी तक जारी है और आज उन्होंने एक चर्च को मिसमार किया गया जो अभी तक तकरीबन 4 कन तक गुजर गया, लेकिन अभी तक कुछ लोग मलबा के नीचे उसको नहीं निकाल सका। इनमें भी शहीद हैं, इनमें भी ज़ख्मी हैं, अभी तक उसको नहीं निकाल सका। और जैसे आपने बताया 4000 से ऊपर शहीद हो गए पिछले 2 हफ्ता। और पिछले 2 हफ्ता जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, गज़ा का जो बत्ते हैं ना बिल्कुल बिसीज्ड हैं और बिल्कुल महसूर है अंदर आवाम। इनकी कोई सप्लाई नहीं आ रहा, ना बिजली, ना वाटर सप्लाई है, ना मेडिसिन है, ना किसी किस्म फ्यूल, किसी किस्म का सप्लाई अंदर नहीं जा रहा। तो ये और जो मतलब जो प्रेशर हो रहा है गज़ा के ऊपर है और वो बिल्कुल वाज़ह है, मतलब इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा बुज़दिल तरीके से बमबारी कर रहा है, रिहायशी इलाकों के ऊपर कर रहा है, हॉस्पिटल्स के ऊपर है। और उनका मकसद ये है जो अंदर जो महसूर आवाम है उसको बिलजबर नकल मकानी करे, ये ना हो सिर्फ एक जगह से दूसरा जगह मुंतकिल करे, नहीं, बल्कि इनका मकसद ये है मिस्र की तरफ जाए। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, अभी आपने खुद भी बताया कि जिस तरह से ये सारी सफाकियत जो इजराइल इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है वो पूरी पट्टी के अंदर लोग में हॉस्पिटल्स हैं, अभी आपने चर्च के हवाले से भी बताया। अब सऊदी अरब ने भी कहा है कि इससे जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं या ओवरऑल मुस्लिम दुनिया की बात करें उसमें भी जंग फैलने का खदशा हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब जो मगरबी ममालिक हैं, अभी हमने पहले अमेरिका को देखा और अब बरतानिया ने भी इजराइल की हिमायत के हवाले से कहा है, तो ये तो मजीद इस जंग को हवा देने के मुतरादिफ है। एग्जैक्टली ये हो रहा है जैसा अमेरिका जब उन्होंने अपना फोर्स लेके आया और बरतानिया और फ्रांस जब उन्होंने अपना फोर्स लेके आया मशरिक़ वस्ता में और उन्होंने ओपनली कहा गया दैट उन्होंने इजराइल को फुल सपोर्ट करना, वो एज इफ मतलब उन्होंने अपना स्टेबिलिटी जो इनकी सोच के ऊपर जो उनकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी का जो स्टेबिलिटी वो उन्होंने बाय फोर्स उसको इम्पोज करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने मतलब लगता ये है जो मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल करना चाहता है इस वक्त, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। आपके सामने अरब दुनिया तो खामोश है, मुस्लिम उम्मा भी खामोश है, तो वाई नॉट अगर उनका प्लान में कोई मशरिक़ वस्ता कोई नया नक्शा बनाए, क्योंकि जो मौजूदा नक्शा उसको पसंद नहीं आ रहा लगता ये है, उसको चेंज करने के लिए तो डेफिनेटली उनका फोर्स की ज़रूरत है और उन्होंने फोर्स को लेके आया। हैरान की बात यह है हमारा जो अरब दुनिया में या मुस्लिम उम्मा लोग देख रहा है लेकिन अभी तक खामोश है। अच्छा, वेस्ट में अगर हम गौर से देखें, यूरोप बिलखुसूस और अमेरिका उन्होंने ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर रहा, सबको मालूम है। और स्पेशली जो इंसानी तंजीम आप और ह्यूमन राइट्स वाला जो तंजीम है जैसे आपने इंट्रो में बताया, वो तो कहाँ पर है अब, वो तो जाहिर बात है, वो तो डेफिनेटली खामोशी का मतलब ये है वो तो इजराइल का सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने खुद कहा जिस तरह से कि इतनी खुल के हिमायत करें जो अमेरिका है, बरतानिया है या वेस्टर्न ममालिक की हम बात करें, दूसरी जानिब
आप क्या समझते हैं ये मुस्लिम ममालिक, जिसमें आप ऑब्वियसली स्टांस देना, इस हवाले से बात करना एक हद तक ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर कोई लायामल ना दिया जाए, किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट न कराने में कासिर नजर आए, इतनी बड़ी तादाद है इन मुस्लिम ममालिक की, आप क्या लगता है खामोशी की वजह क्या है? आपने चूंकि ऑब्जर्व भी करते आ रहे हैं सारी सूरत हाल पे कि कोई तो ऐसी रीज़न होगी, हालांकि इजराइल बहुत अरसे से इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं फ़लस्तीन के अंदर करता चला आ रहा है। अरब दुनिया में पिछले 75 साल से इमेज ये बना हुआ इजराइल आर्मी अनडिफीटेबल आर्मी है। फ़लस्तीनी लोग ना 7 तारीख जब उन्होंने हमला किया ना, ये जो फ्रीडम फाइटर्स उनकी तादाद 1200 था, उन्होंने ये वाला इमेज को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन अभी तक अरब दुनिया में भी सदमा है। कैसा मुमकिन है? क्योंकि इजराइल आर्मी पिछले हिस्ट्री में 75 सालों में उन्होंने उर्दन वाला आर्मी को शिकस्त दिया, मिस्र वाला आर्मी को शिकस्त दिया, शाम वाला आर्मी, लिबनान, इराक, सब अरब को उन्होंने शिकस्त दिया। तो कैसा मुमकिन है 1200 फ्रीडम फाइटर्स वो उसको इतना बड़ा शिकस्त दे? अभी तक अरब दुनिया में इस चीज़ को भी समझ नहीं आ रहा, लिहाजा मेरा ख्याल उसका अभी तक एक्शन की शक्ल में नहीं आया, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, यानी अभी तक वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये 1200 की जो फोर्स है या फाइटर्स हैं, ये इजरायली आर्मी को इस तरह से किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है ये जो जंग मुसलसल की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, इसकी कोई सोल्यूशन की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये जो हम मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, बिल्कुल इसका सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। यूनाइटेड नेशंस ने 82 करारदाद उन्होंने पास किया गया फ़लस्तीनियों के हक में है, एक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। OIC बेशुमार करारदादों ने पास किया गया और फ़लस्तीनियों का एक वाहिद मकसद है, जैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इसी तरह उसको हल करो। उन्होंने आज से 75 साल पहले हमारा फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा किया, अब ये ख़त्म करो, आज़ादी हमें दे, मसला हल हो जाएगा। सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी इस मसले का हल है, जबकि इजराइल की सफाकियत पे पूरी दुनिया क्यों खामोश है ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान मतर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास सहाफ़ी अब्दुर्रहमान मतर इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। लीगी कायद 4 साल मुल्क के बाहर गुजारने के बाद बिलाखिर कल वतन वापस पहुंचेंगे, और वतन वापसी से कबल लीगी रहनुमाओं ने उनकी जमानतें भी करवा ली हैं, और इस हवाले से लीगी कायद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट जो है 24 अक्टूबर तक मुअत्तल करके एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया है, जबकि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की सपहर इस्लामाबाद लैंड करेंगे। इस हवाले से ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार किया गया है। नवाज शरीफ के खिताब के लिए स्टेज पर बुलेट प्रूफ कैबिन लगाया जाएगा। पंडाल में जो इंतखाबी हल्के हैं उनकी मुनासबत से अलग अलग इंक्लोजर भी बना दिए गए हैं। हर इनक्लेव में 3.5 से 5,500 कुर्सियां लगाई जाएंगी, जबकि सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार भी तैनात किए जाएंगे। नवाज शरीफ की जी वापसी में तैयारे में साथ साथ कौन होगा, नवाज शरीफ का बयानिया क्या होगा, क्या मफामत होगी या मजामत होगी, नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद केसेस से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से हमने आपको डेवलपमेंट में बात की कि किस तरह से उनको एहतसाब अदालत के हवाले से जो रिलीफ मिला है, उनकी गिरफ्तारियों से रोका गया है, मंगल तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया है, और साबिक वजीर आजम को जी अदालत पहुंचने तक हिफाजती जमानत देने पर एतराज नहीं है, ऐसा कहना है नैब का। इसके साथ साथ जी ये जो कल की डेवलपमेंट है और कुछ ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ जारी हैं, ऐसे में जो गाना मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो पार्टी तराना कह लें कल वो जारी किया गया है। वो पार्टी तराना उसमें कल एक तकरीब में जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की जो अहम क़यादत है वो भी इस इवेंट के अंदर मौजूद थी, और वहाँ पर इस तराने को रिलीज़ किया गया। नवाज शरीफ साहब आपको पता है इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। कल वापसी पर जब वो कल वापस
आएंगे लाहौर तो पार्टी तराना जारी किया गया है, अवाम का मान रखना है इस पार्टी का जो तराने का स्लोगन है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत कुछ तैयारियों के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स भी दे रही है और एक प्रॉपर ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यहाँ ना आए, चाहे वो अदालतों में केसों के हवाले से हो, गिरफ्तारी के हवाले से हो। और ऑब्वियसली ये जो अभी हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसे में इंतखाबात होने वाले हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से काफ़ी डेट्स में आगे पीछे भी होता रहा कि वो इस दिन आएंगे। बिलाखिर 21 अक्टूबर की डेट फाइनलाइज हुई और उसके बाद पार्टी ने अपना जो एक बयान है उसको बनाना शुरू किया। मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब की वापसी को और मुल्क की तरक्की को आपस में रिलेट किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पास इस मुल्क की तमाम तरह इकॉनमी जो भी मुश्किल हालात हैं उसका हल मौजूद है। और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो लंदन के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जारी करते रहे हैं। लोगों ने सुना भी है कि किस तरह से उनके मुताबिक वो उनकी वापसी से जो मुल्क की हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जो इंतखाबात हैं उसमें क्या सिचुएशन होगी, मुस्लिम लीग नून का क्या बयानिया होगा, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है, जो इस वक्त ओवरऑल मुल्क के हालात हैं इकॉनमी को लेकर, वो कुछ इतने हौसला अफजा नहीं है। IMF के साथ मुआहदा हमारे साथ चूंकि हम उसमें मौजूद हैं, इसमें जो आवाम के ऊपर एक बर्डन डल रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, उसमें क्या मुस्लिम नून इंतखाबात में आवाम का जो एक ट्रस्ट है या वोट बैंक है इसको अचीव कर पाएगी। जबकि हम दीगर चीज़ों की बात करें जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत में हमने देखा कि तारीखी कमी के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोशिशें कर रही हैं, इकदाम भी किए जा रहे हैं। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब बस अड्डों के दौरे भी कर चुके हैं, किरायों में कमी का जायजा भी ले रहे हैं। एशिया खुरनोश की कीमतें जिस तरह हमने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कमी के लिए इकदाम करने का हवाले से काम किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे मेयर्स लिए जा रहे हैं जिस पे इंतजामिया में खासी मुतहरिक भी नजर आ रही है। ताजरों ने भी रजामंदी जाहिर की है। कराची में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम करने की नवीद सुनाई है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ था, हमने भी पिछले कुछ दिनों में देखा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। काशिफ हुसैन हमें कराची से ज्वाइन करेंगे और विसाल हमारे साथ पेशावर से मौजूद होंगे और इफ्जाल तालिब हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। इन तीनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं। काशिफ, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन जब चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर वो बढ़ जाती हैं, जब कमी होती है तो कमी नहीं होती है। क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में? हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, 10-15 रुपए भी बढ़ती थी, तो फौरी तौर पे इसका असर महंगाई की शक्ल में सामने आता था। लेकिन अब तक दो फैक्टर बड़े जो बुनियादी हुए हैं, जो महंगाई में कमी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, कि एक तो हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। तमाम किस्म का जो खाम माल इम्पोर्ट किया जाता है या बहुत सारी खुर्दनी अशिया, हम तेल इम्पोर्ट करते हैं, चाय की पत्ती इम्पोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, मसाला जात, ये सब चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन अब डॉलर की कीमत में कमी और ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायाँ कमी हुई है, अगर इन दोनों अवामिल को मिला लिया जाए तो मार्केट के अंदर कीमतों में इस लिहाज से कोई कमी आती नज़र नहीं आ रही। अगरचे कि बर्फ़ पिघली है, जो कीमतों में जमूद था, जो मुसलसल इजाफा हो रहा था, अब वो तसलसल जारी नहीं रहा। 10-15 रुपए की हर चीज़ की कीमत में कमी आ रही है। लेकिन होलसेल से लेकर रिटेल की सतह पर हम अगर मवाजना करते हैं कीमतों का रुपए की कदर में कमी से, रुपए की कदर बेहतर होने से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से, इन दोनों अवामिल के वो जो असरात आने चाहिए थे वो हरगिज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ खुर्दनी तेल की कीमतों में 20 से 30 रुपए लीटर कमी हुई है। चावल की नई फसल आई है तो उसके ऊपर 70 रुपए फ़ी किलो तक कमी हो चुकी है। दालें जो इम्पोर्ट की जाती हैं उसमें 10-20 रुपए से लेके कुछ दालों में 30 से 40 रुपए की भी कमी आई है। लेकिन ये कमी इन दोनों अवामिल को अगर देखा जाए तो बड़ी महदूद है। इसके अलावा ख़ास बात वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, पैकेजिंग जो पैक आइटम फरोख्त करती हैं, साबुन है, डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट है, मतलब इस्तेमाल की रोज़मर्रा इस्तेमाल की वो अशिया जो कि आए रोज़ बढ़ती चली जाती थी, कीमत बढ़ती चली जाती, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतजामिया की रसाई उन तक नहीं है। खुले बाज़ारों में आके अजनास की कीमतों को कंट्रोल करना और सब्जी की कीमतों को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों को ताहाल अभी तक कंट्रोल नहीं किया। और ख़ास बात यह है कि जो अद्वियात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि जिसका तमाम खाम माल भी इम्पोर्ट होता है, उनकी कीमतों में भी अभी कमी देखी नहीं गई है। ठीक हो गया। अफजाल, आपकी जानिब आएंगे। लाहौर की क्या सूरत हाल है? दो के वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से काफ़ी इक़दाम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के दौरे भी कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है महंगाई की?
जी बिल्कुल, में खासी कमी आने की वजह से जो है इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर जो है वज़ीर इंतज़ामिया लाहौर किसी हद तक जो है काफ़ी मुतक नज़र आती है, लेकिन इसके असमरात जो आवाम निचली सतह पर आने चाहिए थे परचून की सतह पर, वो अभी जो है इकदाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। DCO लाहौर ने और कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से जो है रिटेलर के साथ साथ जो है थोक वालों से भी बात की, जो है किराए में 10 से 15% कमी आ गई। इसी तरीके से हम थोड़ी सी अगर बात करें तो जो उनसे मुआहदा तय हुआ है थोक परचूनों से उनके एसोसिएशन वालों के साथ भी और इस तरह रिटेलर एसोसिएशन वालों के साथ भी, तो बेसन में उनके कीमत के मुताबिक जो है 30 रुपये कमी आई है और चावलों में 25 रुपये कमी आई है। इसी तरह दाल चना जो है उसमें 15 रुपये कमी आई है, जो है काला चना उसमें जो है वो 10 रुपये कमी आई है। इस तरह सफ़ेद चना में 30 रुपये कमी आई है। लेकिन जो दूसरे परचून की दुकान में जहाँ गली मोहल्ला में जो लोग खरीदे विशाल हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका भी। लाहौर और कराची की सूरत हाल तो हमें कुछ अंदाजा हुआ है कि इकदाम किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इस वक्त पेशावर की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया अरमला। जिस तरह लाहौर और कराची की सूरत हाल है, यही पेशावर की भी सूरत हाल है। पेशावर में अगर ये डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी जो कि कमिश्नर की जानिब से कीमतों का तयन करती है, जो पेट्रोलियम की मसनूआत में तारीखी कमी कर दी गई थी, तो उस वजह से नरखनामे जो है वो चेंज हुआ है और बहुत सारी चीज़ों जो दालें है, चावल है और इसी तरह गोश्त और दूध की जो नर्ख है उसमें काफ़ी कमी कर दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब जो कमी कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी की जानिब से, इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अगरचे कल जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनके साथ कमिश्नर पेशावर और डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ जगहों की विज़िट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस जो नए प्राइस है या जो नया नरखनामे है उस पे इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विशाल यूसुफजई। आपका भी काशिफ हुसैन हमें कराची से ज्वाइन करे थे, अफजाल तालिब हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। इससे पहले जी महंगाई की तो हम बात करें, लेकिन लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि उनकी वापसी कल होगी। इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ज़रूर चाहेंगे, ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तो सबको नज़र आ रही हैं कि उनकी आमद से कब्ल तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। क्या अपडेट्स हैं आपके पास भी आज आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, अभी बस वही है कि यहाँ पे दुबई में तो PMLN के बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं और जो नवाज शरीफ के साथ जहाज में सफर करना चाह रहे हैं और उसमें जर्नलिस्ट भी काफी सारे हैं। लेकिन अभी हम सब उसकी जुबानी जो पहले बता दी गई थी कि 8:30 बजे कल जहाज रवाना होना है, लेकिन एयर टिकट अभी तक किसी को इशू नहीं हुआ है। तो चार्टर प्लेन, लेकिन उसकी टिकट तो हर एक को इशू होती है जी। तो वो अभी इन्होंने बतानी है और अभी तक यही टाइम है कि कल सुबह 8:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए और वहां पे कुछ पेपर्स वगैरह भी कुछ साइन करने उन्होंने वकला के साथ। टेक्निकली सिर्फ लैंडिंग है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने वादा किया हुआ था। बाकी तैयारियां यहाँ पे सारी दुनिया से इनकी ओवरसीज जो PMLN है उनके लीडर्स आए हैं जो अपने पार्टी के कायद के साथ रवाना होना चाह रहे हैं। फिर वहां से अब आपको पता है कि ट्रेन वगैरह मुख्तलिफ इलाकों से, सिंध से तैयारियां कर ली गई हैं, बैनर्स लगाए गए हैं उनके, सवात से लोग निकले हैं और अभी आप बात करें तैयारी, ऑब्वियसली कल रवाना होंगे, लेकिन जो मेल मुलाकातें हैं ऑब्वियसली उनका सिलसिला भी अभी जारी है और जिस तरह आपने कहा कि ओवरसीज कम्युनिटी से भी लोग मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। तो कोई आज के दिन की मुलाकातें, कुछ अहम मुलाकातें स्केड्यूल्ड हों? स्केड्यूल्ड इसलिए कुछ नहीं है कि PMLN के जितने लोग हैं और UAE की भी पार्टी के जो चैप्टर है इनका, सब इंतजार में है कि नवाज शरीफ अगर टाइम देते हैं, उन्होंने अपना भी फंक्शन शाम में रखा हुआ है तो वो आ जाएं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे UAE के हुकाम के साथ जिस तरह सऊदी अरब में खामोश मुलाकातें की हैं जिनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, जिनकी कोई PR नहीं है, ना पिक्चर्स हैं, और वो यहाँ पे भी कुछ हुकाम के साथ उनकी यहाँ पे मुलाकातें मौजूद हैं। और मियाँ साहब अपनी बेटी के घर वहाँ पे आए हैं, वहीं पे ठहरे हैं, यानी सागदार सेनेटर साहब के घर पे, और वहाँ पे रात को जब पहुंचे हैं और फिर किसी और से नहीं मिले, बल्कि आज उनकी दिन में स्केड्यूल हैं। अब वो हम भी चेक कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा
इम्कानात उनके लोग जो साथ मौजूद हुए हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो सारे यही कह रहे हैं कि जी अगर बनी बात तो सारे जर्नलिस्टों को शायद एक दफ़ा मिल लें कि बुला लें, या फिर वो प्लेन में ही सबसे मिलेंगे और फिर वहीं से रवानगी हो जाएगी। और जाहिर है कि फिर तो चार्टर प्लेन है उनका अपना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ पे उन्होंने कोई गैदरिंग रख ली है, मुलाकात रख ली है। वैसे भी यूएई के हिसाब किताब से मीटिंग्स वही होती हैं कि जी ठीक है आप बैठ के कर सकते हैं, कोई नारेबाजी वगैरह सियासत तो यहाँ वैसे ही बैन है, वो उन रूल्स को भी फॉलो किया जाता है, लेकिन लोग मुलाकातों के लिए पहुंचते हैं। एक दो लोग मकामी वहाँ कल रिसीव करने में डार साहब के घर पे मौजूद भी थे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब अब वापसी तो हो रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, लेकिन जो वापसी पर बयानियां है, आप चूंकि जर्नलिस्ट है, आप कवर भी कर रहे हैं, सब मौजूद भी हैं, ऑब्वियसली पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हो रही है, मफामत होगा या मजामत होगा? क्योंकि लंदन के अंदर तो बड़ा उन्होंने एक स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाया हुआ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी बड़ा 2-3 दिन से कैंपेन चला रही है कि जी एक शख्स के लिए जो इलेक्शन है उसमें ताखीर की जा रही है। दीगर मामलात पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मसला बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है कि जो इलेक्शन में ताखीर है वो पीपल्स पार्टी ने भी साइन की थी, जब मरदमशुमारी को इन्होंने रेक्टिफाई किया रिजल्ट्स को, और उसके नतीजे में 4 महीने आगे चली। सही, यही बात। तो अब उनको ये है कि उन्हें सिंध के अंदर निगरान हुकूमत में एक तो शेयर नहीं मिल रहा, वजीर आला उनका लगाया हुआ है, वजीर आला चाहते हैं, लेकिन उनको बता दिया गया, उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ी आला सतही मीटिंग में 1-2 दफा कहा कि ये सूबाई मैटर है, तो उन्हें बताया गया कि कोई सूबाई मैटर की बात नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को ठीक करना, चाहे वो कोई स्मगलर्स हो, जखीरा अंदोज हो, या उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ करप्शन का, उसको तोड़ा जाएगा। तो वो मजबूर है, और उसके साथ साथ इनको जब इशारे मिलते रहे तो बिलावल भी बोल रहे हैं, खुर्शीद शाह भी बोल रहे हैं, उनका मतलब ये है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खुली छूट होनी चाहिए, जैसे पहले थी कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक से इनके अंदर एडजस्टमेंट करें। ऑफिसर्स के बारे में तबादलों में इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त रवैया रखा, वो सिस्टम को तोड़ने के लिए वहां से तबादले किए गए। तो वही बात सामने आ रही है कि ये कोई इसलिए नहीं है, नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं और उन्हीं से मदद भी मांग रहे हैं, जो सारी पार्टियों का मुतमईन नजर होता है कि जी हमारे साथ चला जाए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते केस आ ही जाएगा, और इलेक्शन कब होने हैं उसकी एक और यकीन दहानी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्को होगा कि जब वो बुलाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को भी और फिर साथ इलेक्शन कमीशन को भी कि भाई क्यों डिले हुआ है, और उसका जवाब होगा और एक फाइनल ऑर्डर। मुझे तो तवक्को है कि विद इन नेक्स्ट वीक जो है 2-3 समातों के बाद उस पर वो जारी कर देंगे, वो लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। इन द एंड नवाज शरीफ साहब की आमद के ऊपर जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा रखा गया है, किस तरह का आप आवाम का जो कह लें एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या भरपूर होगा वहाँ पे, क्राउड जमा हो जाएगा, मुस्लिम लीग नून कर पाएगी? देखिए, मुझे तो अब कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ा जलसा होगा, और PMLN के तमाम लोग। अब आप इसको सिर्फ ये ना देखें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और वो फिर से की कंपेन भी शुरू की है, सारी बातें कर रहे हैं। असल में जितने PMLN के अपने एक तो डाई हार्ड वर्कर्स होते हैं, उनकी तो हर सूरत में वही बात होती है, जितने टिकट होल्डर्स हैं उनकी अपनी भी बका इसी में है कि उन्हें अपना जलसा कामयाब करना है। PMLN के लीडर जब आ रहे हैं तो उन्होंने अपने वोटर से मुखातिब होना है, वो PTI या किसी और जमात के वोटर से नहीं। हाँ, उनका वोटर नाराज भी हुआ है, पीछे भी हुआ है महंगाई के हाथों, जो 16 महीने की हुकूमत थी, कि आप बेशक कहते रहे कि डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, इसमें कोई शक नहीं है, बचाया भी है, लेकिन लोग डिफॉल्ट में चले गए। तो उसके ऊपर बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर, जलसे में कोई मसला नहीं होगा, जलसा इनका बहुत कामयाब हो जाएगा। उसके बाद मैसेज क्या लोग लेके जाते हैं और कितनी भरपूर कैंपेन करते हैं इलेक्शन शेड्यूल के आने तक, ये सब चीजें आप और हम जायजा लेते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑन द लाइटर साइड आमिर साहब, तराना कैसा लगा आपको? मैंने बिल्कुल चंद सेकंड के लिए सुना है, क्योंकि हम खुद बहुत बिजी थे अपने कामों में। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में होते तो टीवी पे चल रहा होता है, यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे ही देख सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए वो फिर अब मैं आपसे अगली नहीं हो रहा डिशेस में पूछूंगी आपको तराना कैसा लगा। ठीक हो गया, डन। थैंक यू वेरी मच। आमिर इलियास राना साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त दुबई में मौजूद है जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो तैयारियां करी है, कल उनकी आगे देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए, अब बात करेंगे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के हवाले से।
आज हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से मुतालिक आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत के मुताबिक अमराज़ कल्ब के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस है इंसान के लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला है। ये जो आपकी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है इसको कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं और हड्डियाँ जो टूटने हैं उसका इम्कान बढ़ जाता है। हमारी सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ये मर्ज ज़्यादा पाया जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार है, जिसमें 75 से 85 बरस की 97% रेशो है, जबकि 45 से 54% तक की 55% ख़वातीन शामिल हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे इसकी वजूहात क्या है, इसमें प्रिवेंशन किस तरह से की जाती है, अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसा कोई मसला है तो उसको कैसे उसके लिए हवाले से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद हैं। ही इज़ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इनकी एक्सपर्टीज़ का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को अगर हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा एलेबोरेट कर दें। मैंने तो बेसिक सी चीज़ बताई, क्या है ये और ये क्यों होती है? बहुत शुक्रिया जी। अभी जो आपने फिगर्स बताए हैं, हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें तो मेरा ख्याल है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा। हमारी बेशुमार ख़वातीन जिनको हम गिन नहीं सकते, करोड़ों में हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं। बेसिकली होता है कि हड्डियों को एक अल्लाह ने स्ट्रक्चर बनाया। हड्डियाँ एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे नाखून है, बाल हैं, ये बढ़ते रहते हैं। इसी तरह हड्डियाँ भी रिप्लेस होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। हड्डियों के अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होती है। बाज़ औक़ात ये कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, उसकी जब प्रॉपर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होती तो ये समझे कि वो उसका सारा स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। सही। एज सच ऑस्टियोपोरोसिस कोई निशानी नहीं है, लेकिन पता उस वक्त चलता है जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जब कोई हड्डी टूट जाती है, और वो भी फ्रैक्चर को ज़्यादा चोट लगने से नहीं होता, हल्का से झटका लगा, जरा से स्लिप हुए और फ्रैक्चर हो गया। मतलब वो इतनी वीक हो जाती है कि वो जरा सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी पेशेंट्स भी आती हैं जिन्होंने जोर से अंगड़ाई ली है और उसके बावजूद उन्हें पता लगा उनकी कोई फ्रैक्चर होगी, इतनी बात हुई, छींक मारी है उससे कोई फ्रैक्चर होगी। तो एज पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हमारे पास बेशुमार लोग ऐसे आते हैं, स्पेशली वो लोग जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनमें से अक्सरियत की हड्डियां अगर थोड़ी सी एहतियात कर लें तो शायद ना टूटें। तो छोटे से झटके से वो टूट जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें ऑब्वियसली आपने खुद कहा कि पता नहीं लगता अनटिल अनलेस कोई फ्रैक्चर या कोई ऐसी ना हो, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि आप अपनी हड्डियों की सेहत का ख्याल रखा जाए? और कंपैरेटिवली ख़वातीन की हम बात करें कि उनमें ज़्यादा ये इशू है। अच्छा, ख़वातीन के मतलब ये है कि ख़ासतौर पर पोस्ट मेनोपॉज़ल का आपने भी जिक्र किया, ये ईस्ट्रोजन लेवल हार्मोन्स के कम हो जाते हैं। हार्मोन्स ऐसी चीज़ है जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखती है। जब उसका लेवल मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है तो फिर वो लेवल गिरने से हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुछ इनडायरेक्ट साइंस हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सपोज अगर किसी को बैक एक रहती है मुसलसल बगैर वजह के, दर्द ठीक, नंबर 2 वो चलते चलते वो आगे से वो जो बुजुर्ग 65, 55, 60 साल से ऊपर है, आगे झुकना शुरू हो गए, या उनकी हाइट कम हो गया। खासतौर पे ख़वातीन को ये पता लगता है कि मैं जो कपड़े पहनती थी वो मुझे खुले भी हो गए और वो लंबे भी हो गए। अच्छा। इसका मतलब कि उनकी हड्डियां बैठना शुरू हो गई। उससे बैठने का मतलब ये इनडायरेक्ट साइंस है। मे बी ये वो टाइम है जब उनको अपनी एक टेस्ट कराना चाहिए, पता कराना चाहिए कि ये क्या वजह है। और फिर अनएक्सप्लेन्ड पेन्स, जिसमें दर्दें, बॉडी एक्स, मसल एक्स, ये साथ शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने देखा है कि ये तो भी हम बुढ़ापे में या लेट 50s में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यंग लोगों को भी इस तरह के इश्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं। कैल्शियम की कमी है, डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल में उस तरह की चीज़ें नहीं है, क्या वजूहात हैं कि यंगस्टर्स में भी ये इश्यूज आ रहे हैं? आपने सारी बातें बेहतरीन की हैं। डाइट अच्छी नहीं है और ख़ासतौर पे वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर है, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो लोग जिनके खाने और सोने का टाइम कोई नहीं है, वो लोग जो जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो वेजिटेबल्स और फ्रूट नहीं लेते, उन लोगों के लिए ये सारा कुछ बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। प्लस हम आजकल जो डाइट लेते हैं उसमें हार्मोनल लेवल भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि अगर एस्ट्रोजन लेवल और एंड्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाए तो ये यू आर मोर प्रोन टू दी फ्रैक्चर्स, आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे पास इतनी ख़वातीन आती हैं जिनको सारे जिस्म में दर्दें होती रहती हैं, पट्ठों में दर्दें होती रहती हैं, उनमें से एक कॉज ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर ख़वातीन में खुदा न खास्ता किसी में भी इस तरह का कोई इशू होता है कि हड्डियों में दर्द है, कोई भी इशू है,
अब इसका इलाज क्या ये क्योरेबल है या सिर्फ एहतियात या फिर बाकी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं है इसका कोई? अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल भी है अच्छा। और ट्रीटेबल भी है। अच्छा, that's सब बड़ी चीज़ ये कि प्रिवेंटेबल है। अगर आप थोड़ी सी डाइट बेहतर कर लें, ख़ास तौर के ऊपर आप फ्रूट्स ले लें, जैसे ये संतरे हैं, आगे वो मौसमी फल आते हैं जो, बिल्कुल। और ख़ास तौर के उसके बाद हम ये जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिनके पत्ते सब्ज़ हैं, चाहे वो स्पिनच है चाहे वो और वेजिटेबल्स हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर 2 चीज़ें, बादाम और फिग्स और अंजीरें। अच्छा। सिर्फ 2 अंजीरें अगर आप एक दिन में खा लें तो वो पूरे दिन की आपकी कैल्शियम की सिर्फ नाश्ते में 2 अंजीर खा लें, 2 अंजीर खा लें। और ये बादाम और अंजीरें ये बेहतरीन है आपके ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को बचाने के लिए। थोड़ा सा दूध पी लें, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध है, मक्खन है, दही है, लस्सी है, कुछ भी है, इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। फिर हमें जो प्रिवेंटेबल सबसे ज़्यादा चीज़ है वो एक्सरसाइज। वॉक करेंगे, हड्डियों के अंदर डिपॉजिट ज़्यादा रहेगा, हड्डियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। ये आपको बाद में जाके आपकी जब उम्र गुजर जाती है, बुढ़ापे में चीज़ें काम आती हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत सारे बूढ़े लोग या जो एज में चले जाते हैं जिनको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, वो कहते हैं जी हम वॉक नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, उसमें ये सब कुछ ट्रीटेबल है। अब हमारे पास जितने लोग आते हैं उनको 2 किस्म की दर्द हैं। सपोज एक को यहाँ घुटनों में दर्द है, वो ये कहते हैं जी घुटनों की दर्द की वजह से मैं चल नहीं सकता, या कमर में दर्द है उसकी वजह से मैं चल नहीं सकता। ये दोनों ट्रीटेबल है। हम एक छोटे जो प्रोसीजर्स करते हैं, एक इंसुलिन की नीडल से उनको ट्रीट कर देते हैं, छोटी हम एक थेरेपीज करते हैं, सो दे कैन वॉक। अगर नहीं चला जाता तो जितना चला जाता है उतना तो चलें, जितना पॉसिबल आपकी कंफर्ट जोन में आता है उतना वॉक कर लें। दूसरी चीज़ मैं अपने सारे जो बताना आपको चाहूँगा कि जो हमारे वॉशरूम्स हैं, खासतौर पर बुजुर्गों के, हर घर में बुजुर्ग हैं, उन वॉशरूम को ध्यान ये रखें कि कोई चीज़ स्लिपरी ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे वो बैठते हैं उनसे वहाँ पे कोशिश करें कि कोई ना कोई हैंडल लगा के रखें ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। ये प्रिवेंशन है। सो ये बचा भी जा सकता है, इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं और इससे हम आगे के लिए मुस्तकबिल लिए बचाव भी कर सकते हैं। इन द एंड डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि ये ट्रीटेबल है और इसको बहुत अगर प्रिवेंट किया जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी को लेके अवेयरनेस कितनी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अवेयरनेस तो ना होने के बराबर है। हम में से कोई बंदा भी ऑस्टियोपोरोसिस टारगेटेड ट्रीटमेंट या डाइट कोई भी नहीं लेता। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप इस टारगेट पे भी ना जाएं, सिर्फ अपनी डाइट बेहतर कर लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो अभी इस ऑस्टियोपोरोसिस ही नहीं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और यंग लोगों के लिए खाना सोना टाइम पे करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, और ये ड्रिंक्स और ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये वो चीज़ें अगर अवॉइड की जाएँ तो ये सारी की सारी हमारी ऑस्टियोपोरोसिस से बचा भी जा सकता है और अपनी सेहत भी बेहतर की जा सकती है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आज मनाया जा रहा है अवेयरनेस को लेके, और हमने कोशिश की कि आपकी लाइफस्टाइल हो या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी हो, आपकी डाइट कैसी हो, उस पर बात करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन खवातीन को या हमारे हज़रात को कोई भी अपने अंदर सिम्टम्स लगते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन भी किया, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। चीज़ें प्रोलॉन्ग करने से मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ही होती हैं, उनका हल अगर मौजूद है तो व्हाई नॉट। ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और जाते जाते आपको अपने शो का हवाले से, जो कि है कारवां सराय, जो इतवार की रात 8 बजे आता है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, उसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बात कर रहे हैं कुछ मंटो के हवाले से। इसी गुफ्तगू के सिलसिले में इस बार क्या बात हो रही है, आपको उसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। और दिन हज़रात, मंटो साहब के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, और वो उनके कत्बे के बारे में है जिसमें उन्होंने कोई दावा कर रखा है। ये कतई तौर पे गलत है। दरअसल ये कत्बा जो है उन्होंने एक ऑटोग्राफ की सूरत में किसी शख्स को दिया था 18 अगस्त 1954 को, और मुझे जो ऑटोग्राफ उन्होंने अनायत किया था 17 अगस्त 1953 को दिया था, यानी 1 साल बाद उन्होंने ये ऑटोग्राफ दिया। और हस्ब मामूल ऊपर 786 कतबा, यहाँ सादत हसन मंटो दफन, उसके सीने में फ़न अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज़ दफन हैं, और वो अब भी मनोमट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है
या खुदा। ये महज एक ऑटोग्राफ है और मंटो साहब की कब्र का कतबा बेहद सादा है। मंटो साहब ने, मुझे याद नहीं कि अपने लिए चाय मंगाई या नहीं, लेकिन मेरे लिए 2 पेस्ट्रियाँ उन्होंने मंगाई। अब मैंने पहली पेस्ट्री उठाई है और उसको मैंने खाने लगा हूँ और उसकी जो लज्जत है, सुबहान अल्लाह। क्या बात है ताहिर साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। मंटो साहब के हवाले से बात हो रही है। आपने इतवार की रात 8 बजे ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखना है और आप फिर हमें फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ साथ जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते आपको क्रिकेट के हवाले से फिर बताते चले। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होने वाला है जी, दोपहर 1:30 बजे, जो कि बैंगलोर के अंदर हो रहा है। ऐसे में आज के स्क्वाड में कौन को लोग शामिल होंगे, क्या क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम कल तजिया लेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मंडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।